Hello, my dear students. Welcome back again. This is the chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. This is the part 2 of this chapter. In the part 1, I discussed about the introduction of microorganisms. In this part, I am going to discuss about microorganisms and us, the beneficial parts of the microorganisms, how they are providing us benefits. So, in sequential manner, I am going to teach you their benefits. फर्स्ट बेनिफिट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें किस किस तरह से बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग घर में दही बनाते हैं या ब्रेड केक कुछ भी हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम जो यीस्ट यूज़ करते हैं या कुछ भी चीज़ से जिस जिस वजह से वो बन पाती हैं, जैसे कर्ड बनता है तो उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है, तभी तो कर्ड हमारे लिए कितनी हेल्दी होती है, यानी दही कितनी हेल्दी होती है। तो ये इसके अलावा अल्कोहल बनाना या हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो बड़े स्केल पे अल्कोहल, वाइन या एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी बोलते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी हम लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, जो टैबलेट्स लेते हैं या बहुत सारे इंजेक्शंस लेते हैं, उनमें बहुत सारा पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई और, वो प्ले करते हैं। यानी हमारे शरीर के लिए बहुत सारी जो हमारे हेल्पफुल दवाइयाँ हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही लैब में बनाई जाती हैं। इसके अलावा वैक्सीन, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीन एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिले और उस न्यू पर्सन को आपने अपने घर में आने दिया, तो आपको तो नहीं पता वो पर्सन अच्छा है या ख़राब है। अचानक से आपने उसको घर में आने दिया, आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया और बाद में पता चला वो पर्सन चोर था और आपके घर में चोरी करने वाला था। आपने जैसे तैसे उसको चोरी नहीं करने दी, आपने उसको भगा दिया। नेक्स्ट टाइम वो पर्सन फिर आने की कोशिश करेगा, अब तो आप उसका चेहरा पहचान चुके हो। अगर वो एज इट इज़ फिर से आपके घर में आने की कोशिश करेगा, तो क्या आप उसको घर में आने दोगे? नहीं ना, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पहचानते हो कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये चोर है, हम इसको अंदर नहीं आने देंगे। तो इट मीन्स आपने पहचान लिया। सेम इज़ द प्रोसीजर फॉर वैक्सीनेशन, कि हम लोगों के लिए जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं उसमें क्या होता है, किसी बीमारी के जो माइक्रोब्स होते हैं, या तो वो माइक्रोब्स डेड होते हैं या बहुत वीक होते हैं, उन माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब हमारी बॉडी स्ट्रांग है, वो माइक्रोब्स वीक हैं, ऑलरेडी उनसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे वो उन माइक्रोब्स को रोक लेते हैं या रोकना जान जाते हैं कि कैसे रोकना है अगर स्ट्रॉन्ग वाले भी आ गए फ्यूचर में। तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई हमारे अंदर। इससे फ़ायदा क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम, अभी तो वो माइक्रोब्स डेड थे या बहुत ज़्यादा वीक थे, कभी स्ट्रॉन्ग वाले माइक्रोब्स भी आएंगे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गई हैं उस बीमारी के लिए, तो वो उसको हमारे अंदर नहीं आने देंगे और उस बीमारी से हम बच जाएंगे। तो वैक्सीनेशन में आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, बहुत सारी चीज़ों के लिए वैक्सीनेशन होता है। और जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको वैक्सीन नए अलग अलग मंथ्स में उसको वैक्सीनेशन किया जाता है। जैसे कभी वो 3 मंथ्स का होगा तो उसको इंजेक्शन लगाने के लिए लेके जाया जाता है डॉक्टर के पास, तो दैट इज़ वैक्सीनेशन। फिर वो 6 मंथ का होगा या 7 मंथ का होगा, अनदर वैक्सीन। तो ये वैक्सीन छोटे बच्चे को तभी क्यों लगा दिया जाता है, हम सब लोगों को लगाया, आपको भी लगा होगा। लगाया क्यों जाता है? जिससे वो माइक्रोब्स ऑलरेडी हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए और फ्यूचर में हमें वो बीमारी ना हो। तो दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ वैक्सीनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है राइजोबियम। तो वो है तो बैक्टीरिया, लेकिन हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ना, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है एटमॉस्फेयर की, सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, तो इट मीन्स वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब जैसे मैंने आपको मैन्योर पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, घर में छिलके वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें, उनको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर में। तो इससे दो फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो हमारी जो गंदगी है वो साफ़ हो रही है, इट मीन्स एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, और सेकेंड चीज़, हमें अच्छा खासा मैन्योर मिल रहा है जो हमारी क्रॉप्स को उगाने में बहुत उनको हेल्प
उन हेल्दी क्रॉप्स उगाने में हेल्प करता है। तो मैन्योर भी मिल गया हमें, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो गया। तो इन दिस पार्ट हम लोग को क्या समझ आया कि ऐसा नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बुरे होते हैं। तो फ्रेंड एंड फो पढ़ रहे हैं ना, तो दिस इज़ द फ्रेंड पार्ट, कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल किन किन मैनर्स में होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द फो पार्ट, यानी हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस। थैंक यू।